Hello students, so today we will discuss our new topic self-induction of unit 4th. अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना पढ़ा है और उसमें ये पढ़ा कि जो भी इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका अपोजिंग नेचर होता है। उसके बाद हमने एडी करंट्स के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और जो एप्लीकेशंस है एडी करंट्स के वो हमने पढ़े। नेक्स्ट इसके बाद आता है यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन से आपको थोड़ा बहुत इसमें पता लग ही रहा होगा, सेल्फ मतलब जो खुद ब खुद होता है, ठीक है, खुद से। इंडक्शन मतलब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्शन है वो किस तरीके से आप समझेंगे, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक कॉइल। कॉइल आपको पता है कैसे बनती है, कोई भी हमने इंसुलेटेड वायर ले रखी है, इंसुलेटेड कंडक्टर ले रखा है, उसको n नंबर ऑफ टर्न्स में वाउंड कर रखा है और इस तरीके से यहाँ पे हमने उसे स्प्रिंग शेप प्रोवाइड कर रखा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस कॉइल को हमने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी के साथ। दिस इज़ अ बैटरी जो यहाँ पे इसे करंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक की से भी इसे क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। की यहाँ पे ऑन एंड ऑफ करने का यहाँ पे काम करेगी सर्किट को। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पूरे प्रोसेसर को स्लो मोशन में पढ़ना है। तो समझ लीजिए कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये की को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, टैपिंग की को मैंने ऑन कर दिया। जैसी टैपिंग की ऑन होगी तो आपको पता है यहाँ पे करंट क्या करना स्टार्ट कर देगी, ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स यहाँ पे करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसी मैंने टैपिंग की को ऑन किया तो करंट क्या करना स्टार्ट कर देगी, ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू आई तक क्यों ग्रो करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो इस कॉइल के थ्रू, आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे पाथ है इलेक्ट्रॉन का वो किस तरीके का है, यहाँ पे हेलिकल पाथ बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कॉइल है वो किस शेप के, एक हेलिकल पाथ या फिर वो यहाँ पे एक स्प्रिंग शेप की है, स्प्रिंग शेप की। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग पाथ ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, घुमावदार पाथ ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज कंपैरिजन टू स्ट्रेट कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर में क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, थोड़ा देर में ड्रिफ्ट करेंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे करंट एकदम मैक्सिमम नहीं होगी, बल्कि स्टेडी नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे क्या करेगी, इंक्रीज करते हुए, ग्रो करते हुए मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। समझ लीजिए कि यहाँ पे समझ लीजिए करंट, जो कंडक्टर है इसमें करंट मोस्टली 10 एम्पियर फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे करंट जैसे ही हमने की ऑन करी, कि इसका मतलब ये नहीं कि करंट तुरंत वहाँ पे 10 एम्पियर का हो जाएगा। करंट धीरे धीरे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू तब कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे 10 एम्पियर तक जाएगा। तो जैसे ही हमने की को ऑन किया तो करंट ने क्या स्टार्ट किया, ग्रो करना स्टार्ट किया। अब आपको पता है जब यहाँ पे करंट ग्रो करना स्टार्ट करेगी तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, जब करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स इस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे क्रॉस हो रही हैं वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। और आपको एक और चीज़ पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना, कि जैसे जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा इट मीन्स देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। और एक और चीज़ आपको इसके नेचर के बारे में पता है फ्रॉम लेंस लॉ, कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस ईएमएफ जो इसमें प्रोड्यूस होगा वो अपोजिंग नेचर का होगा। मतलब जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है इस कॉज को वो अपोज करेगा। किस कॉज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, अगर मैं इसका ओरिजिन देखूँ कि φm इंक्रीज हो रहा है तो किस पर्टिकुलर की वजह से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू ग्रोइंग ऑफ करंट की वजह से। सोर्स कहाँ पे से आया है, φm इंक्रीज होने का, I जब ग्रो करा है। तो इट मीन्स कि जो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है वो ग्रोइंग ऑफ करंट को यहाँ पे क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लग रही होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या प्रोसेस होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें उसी पर्टिकुलर कॉइल से लिंक्ड जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है या फिर करंट में चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वहाँ पे क्या होता है, टेक प्लेस होता है, उस वजह से उसमें एक अपोजिंग ईएमएफ जनरेट होता है। उसी पर्टिकुलर फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। इसीलिए यहाँ पे सेल्फ नाम आया है कि खुद व खुद वहाँ पे उसने करंट प्रोड्यूस करवाया है, करंट उसमें हमने फ्लो करवाया है, और उसी चेंज इन करंट की वजह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से वहाँ पे उसी कॉइल पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ग्रोइंग स्टेट है, इस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक पर्टिकुलर करंट जनरेट हुई है, चेंज इन करंट की वजह से यहाँ पे एक करंट जनरेट हुई जिसको हम इंड्यूस करंट कह रहे हैं और इंड्यूस ईएमएफ कह रहे हैं, जो कि इसे अपोज करेगा। तो अपोजिंग का मतलब अगर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो पॉजिटिव यहाँ पे होगा, तो उस केस में पॉजिटिव यहाँ पे होगा और नेगेटिव कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, नेगेटिव इधर की तरफ। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसका होगा, इंड्यूस ईएमएफ का। क्यों, क्योंकि ये इंड्यूस ईएमएफ की जो पोलरिटी है वो किसको अपोज करेगी, जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसके पोलरिटी को अपोज करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोइंग ऑफ करंट यहाँ पे क्या होगा, अपोज होगा, किसकी वजह से, इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से। ठीक है, अगर मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूँ, उल्टे का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे स्टेपिंग की को ऑफ कर दूँ तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे करंट क्या होने लग जाएगी, पहले तो ग्रो हो रही थी पहले वाले केस में, इस वाले केस में क्या होगी, करंट डिके होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब वो डिके होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट कॉइल डिक्रीजेज। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो उससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा और इसी वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से जनरेट होगा कि वो किस कॉज को अपोज करेगा, डिकेइंग ऑफ करंट को अपोज करेगा। डिकेइंग ऑफ करंट को अपोज करेगा तो इट मीन्स इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट होगी जो कि पहले वाले के कंपैरिजन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो जैसे पहले वाले केस में यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था ना, तो यहाँ पे करंट डिके हो रही है, डिके होने से ये इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा करंट का। तो इट मीन्स इधर की साइड क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर की साइड आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव और इधर की साइड आ जाएगा नेगेटिव। तो इट मीन्स यहाँ पे करंट खुद से एक प्रोड्यूस होगी जो कि है यहाँ पे इंड्यूस करंट, और वो किसको अपोज करेगी, यहाँ पे चेंज इन करंट को। चेंज इन करंट क्या हो रहा है, डिके ऑफ करंट को। तो इसका आप एक अपने डेली लाइफ में भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, एप्लीकेशन है। जैसे आपने देखा होगा स्विचेस आप कभी कभी एकदम झटके से ऑन या ऑफ करते हैं तो आपने देखा होगा स्पार्किंग निकल के आती है उस स्विच से। तो वो जो स्विच से स्पार्किंग निकल के आती है वो क्यों होती है, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन की वजह से होती है। क्योंकि जब आप अचानक से वहाँ पे उस स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं तो उसमें इंड्यूस करंट जनरेट होती है और वो इंड्यूस करंट वहाँ पे हीट फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन में आपको दोबारा से बता देती हूँ क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन वो फिनोमिना है जिसकी वजह से एक अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है उस कॉइल में जब उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, या उससे लिंक जो करंट है उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। और ये ऑलवेज जो इंड्यूस ईएमएफ उसमें जनरेट हो रहा है वो ऑलवेज उसी कॉज को अपोज करेगा, मतलब चेंज इन करंट को अपोज करेगा। तो वो पर्टिकुलर ईएमएफ, वो इंड्यूस ईएमएफ जो यहाँ पे अपोजिंग नेचर दिखा रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे अपोजिंग नेचर दिखा रहा है, उस ईएमएफ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ भी कहते हैं, बैक ईएमएफ। क्योंकि यही बैक ईएमएफ यहाँ पे इसी इंड्यूस ईएमएफ, यही जो इंड्यूस ईएमएफ है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एक्सटर्नल सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज इन करंट टेक प्लेस हो रहा है, उसी को यहाँ पे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सो ड्यूरिंग बोथ ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन द कॉइल an opposing EMF is produced in the coil and that EMF is called back EMF. Okay? Now next question ये बनता है कि अगर आपको कॉइल ना दी जाए, आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर पूछा जाए कि स्ट्रेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा,
देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो इंडक्शन लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्शन, और एक लिखा है मैंने सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है, जो कि मैंने अभी बताया था सेम उसी कॉइल में। सेल्फ इंडक्टेंस जब ए एन सी लग जाता है, जैसे आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, एनसेंस लग रहा है ना सबके सामने, तो इट मीन्स कि ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दोनों की सेम बनेगी, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस लिखना है और इसकी डेफिनेशन में प्रॉपर्टी लिखने की, वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वहाँ पे उस पर्टिकुलर कंडक्टर से लिंक्ड किसी भी करंट या फिर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो जिसकी जितनी ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस कंडक्टर की जितनी ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी, इट मीन्स उसमें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये चीज़ होती है। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस स्ट्रेट वायर क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए देयर विल बी चेंज इन करंट, देयर विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टेक प्लेस, क्योंकि जब तक रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टेक प्लेस नहीं होगा तब तक उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं डायरेक्ट इसे बैटरी और सेल के साथ कनेक्ट कर दूँ तो तुरंत इसमें करंट फ्लो कर जाएगी, स्टेडी करंट फ्लो करेगी, बिल्कुल नॉर्मल करंट एकदम से इंक्रीज फॉर्म में हो जाए, इंक्रीज भी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट कांस्टेंट करंट, जैसे 10 एम्पियर की करंट इससे फ्लो होती है तो तुरंत 10 एम्पियर की करंट इससे फ्लो होती भी चल जाएगी, इसमें ऐसे कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो इट मीन्स कि अगर आपसे पूछेगा कि सेल्फ इंडक्टेंस, जब वहाँ पे देयर इज नो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टेक प्लेस, देन देयर विल बी नो अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ जनरेट। जब कोई भी बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो इट मीन्स उस स्ट्रेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको बोल देती हूँ कि क्या है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज ज़ीरो। वाई? बिकॉज देयर इज नेग्लिजिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टेक्स प्लेस थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें नेग्लिजिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टेक प्लेस होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। एज अ रिजल्ट इट्स टोटल सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट आता है इसमें कॉफिशिएंट, सेल्फ इंडक्शन का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। अभी एक सेल्फ इंडक्शन का कॉफिशिएंट, अभी मैंने नाम बोला था सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसको कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोल सकते हैं और इसे सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, और इसे हम इंडिकेट कराते हैं एल से, कैपिटल एल से। तो अभी जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से आपने देखा कि जितना ज़्यादा करंट होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। phi इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑब्वियसली ये अभी हमें पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगेगा L वही है कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। आपको या तो इसे सेल्फ इंडक्टेंस बोलना है या तो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसे मिला के नहीं बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया है। सेकंड फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता है, फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे हमने एक एक्सप्रेशन निकाली थी, एक फॉर्मूला निकाला था जो कि था E इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, याद होगा डी फाई बाई डी टी, जिसमें हमारे पास फाई की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं, तो E इज इक्वल्स टू माइनस का डी बाई डी टी एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं जिसे, और एल यहाँ पे कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, उसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ I का। तो एक फॉर्मूला ये आ गया। इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है इंड्यूस ईएमएफ, जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मैग्नीट्यूड होगा, जितनी तेज़ी से उसमें करंट क्या होगा, चेंज होगा, उसी
मैग्नीट्यूड का, उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड का उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बट नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है या बैक ईएमएफ है वो ऑलवेज अपोज करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक इक्वेशन ये याद करनी है आपको। तो ये दो फॉर्मूले निकल के आ गए हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस, जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका यहाँ पे डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन देने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है, पुट I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में I इज इक्वल्स टू 1 रख दें तो फाई इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, L। तो यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। यूनिट मतलब 1, कि जब किसी कॉइल में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही हो, उस केस में जो भी सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसका, उस कॉइल का, वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दैट कॉइल होगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो ये बन गई है। दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है, इसको मैं हटा रही हूँ। दूसरी डेफिनेशन, अगर मैं इक्वेशन सेकंड में मैं इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रही हूँ। ठीक है, इफ़ अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूँ तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा ना, मॉडुलस फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन नहीं होगा, L di/dt होगा। इसे इक्वेशन थर्ड बना देते हैं। पुट di/dt इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसकी यूनिट एम्पियर पर सेकेंड होगी, क्योंकि यहाँ पे I है एम्पियर और T है टाइम, अपॉन में है तो पर सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर किसी कॉइल में 1 हो, यूनिट हो, तो उस केस में जो भी हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा किसके, इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड एट दैट कॉइल के। ठीक है, तो ये दो में से कोई सी भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक क्वांटिटी पढ़ी है, वो है सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर कॉइल की, उसको हम इंडक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने वो कॉइल बनाई थी ना, उस कॉइल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है, बैक ईएमएफ जनरेट कराने की प्रॉपर्टी है, तो उस पर्टिकुलर कॉइल को हम इंडक्टर भी बोलते हैं। तो जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस प्रोवाइड कराता है, तो वैसे ही यहाँ पे इंडक्टर क्या प्रोवाइड करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे हम रजिस्टर में रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, कैपेसिटेंस की फैरेड होती है, तो यहाँ पे इंडक्टेंस की क्या यूनिट होती है, तो इसकी एसआई यूनिट आपको याद रखनी है। बहुत ही ईजी यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट है, और डिफरेंट भी है। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। जब भी हम एसआई यूनिट लिखते हैं तो ऑलवेज फर्स्ट लेटर क्या होता है, उसका स्मॉल लेटर होता है, लेकिन इंडिकेशन कैपिटल्स में दिया जाता है, हेनरी, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट के नाम पे ही हमने इसकी एसआई यूनिट रखी है हेनरी। तो इसलिए हम यहाँ पे जब भी एसआई यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं तो उस केस में पूरा लिखते टाइम पहला लेटर हमेशा स्मॉल लेटर बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई हेनरी। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि एक क्वेश्चन है सेल्फ, इसे हटा देते हैं पहले। सेल्फ इंडक्शन, जो सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस है इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी 9th क्लास में। इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। जैसे कि ये डस्टर है, इस डस्टर को मैंने यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, इस डस्टर को यहाँ पे रखा हुआ है, तो जब तक मैं इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी तो ये डस्टर अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर ये डस्टर मोशन में है, अगर जब तक इस पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता, तब तक ये मोशन ही करता रहेगा। तो मतलब किसी भी बॉडी की वो जो पोजीशन है वो रिटेन करके रख रहा है, अटेन करके रखता है। तो इसे एक एग्जांपल की फॉर्म में ऐसे मान के चल लीजिए, जैसे एक हाथी है, ठीक है, एक एलिफेंट है, और दूसरा यहाँ पे क्या, एक रैबिट है।
एलिफेंट एंड रैबिट, दोनों के मास में आपको फ़र्क है, हैवी कौन है और लाइट कौन है, ठीक है। अगर मैं दोनों में से बात करूँ, दोनों पे फोर्स लगा रही हूँ सेम न्यूटन का, एक दोनों पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ। 10 न्यूटन के फोर्स से रैबिट हिल जा रहा है बिल्कुल, ठीक है, अपनी जगह से हिल जा रहा है, लेकिन हाथी नहीं हिल रहा है। हाथी पहले भी रेस्ट में था, 10 न्यूटन के फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में ही है। उसको अगर मुझे मोशन कराना पड़ेगा तो 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बताइए कि वो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से अपनी स्टेट को पकड़े हुए, अपनी रेस्ट पोजीशन को पकड़े हुए, तो उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। और इनर्शिया प्रॉपर्टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया प्रॉपर्टी भी उतनी ज़्यादा। मतलब हाथी नहीं हिला लेकिन रैबिट हिल गया, तो इट मीन्स कि हाथी के अंदर क्या, हाथी का मास ज़्यादा ना, वो ज़्यादा हैवी है, जिसका मतलब क्या है, उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे अपोज कर रहा है। इनर्शिया मतलब अपोजिंग नेचर। अपोजिंग नेचर किस चीज़ का, कि किसी भी दूसरी स्टेट को पकड़ने का, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया होता है, इनर्शिया का, कि जितना ज़्यादा उस बॉडी का मास उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो वैसे ही सिमिलरली जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, इनर्शिया होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे, कि जितना ज़्यादा किसी पर्टिकुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, मोर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, उतना ही ज़्यादा वो कॉइल पे क्या प्रोड्यूस होगा, बैक ईएमएफ मतलब उतना ही ज़्यादा अपोजिशन क्रिएट होगा। मोर इज दी अपोजिशन। किसको अपोज करेगा, अपोजिशन टू दी, अभी बताया था, चेंज इन द करंट, क्योंकि अभी एक फॉर्मूला नहीं करवाया था यहाँ पे, E इज इक्वल्स टू माइनस का L di/dt करके, ठीक है। तो जितना ज़्यादा किसी कॉइल का इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा वो अपोजिंग नेचर दिखाएगा, उतना ही ज़्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा चेंज इन करंट के लिए, ठीक है। तो अपोजिशन का मतलब ही बताया था क्या होता है, इनर्शिया। और यहाँ पे करंट बोल दिया है, तो करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से जो यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन होता है वो इनर्शिया कहलाया जाता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि जितना ज़्यादा टॉपिक है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, जिसमें आपको पता ही है इसमें दो ही कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, जैसे हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर के केस में पढ़ा था, इंडक्टर्स इन सीरीज़ एंड सेकंड वन इंडक्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे इंडक्टर्स इन सीरीज़। तो हमने यहाँ पे दो इंडक्टर्स ले रखे हैं जिनके सेल्फ इंडक्टेंस हैं L1 एंड L2। साथ ही साथ इसमें जो करंट फ्लो करेगी सीरीज़ में, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे सीरीज़ में करंट सेम फ्लो करेगी दोनों से, और साथ ही साथ इसमें प्रोड्यूस होगा इंड्यूस ईएमएफ। तो जितना इंड्यूस ईएमएफ L1 में प्रोड्यूस हो रहा है वो है E1, और जो भी इंड्यूस ईएमएफ सेकेंड इंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है वो है E2, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उस केस में क्या चीज़ यहाँ पे चेंज होती है, यहाँ पे क्या चीज़ बढ़ती है, तो यहाँ पे बढ़ता है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ईएमएफ। आई बटेगा कि ई बटेगा, ऑब्वियसली ई बट रहा है, ई मतलब ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ही है वो भी। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल इंड्यूस ईएमएफ की बात करूँ, टोटल इंड्यूस ईएमएफ कितना यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। अब साथ ही साथ हमें पता है E का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का L di/dt। सेकेंड E1 इज इक्वल्स टू माइनस का, इसमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L1। करंट सेम फ्लो कर रही है तो di/dt आएगा, I1 I2 नहीं आएगा। E2 कितना होगा, माइनस का L2 di/dt।
ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा L di/dt इज इक्वल्स टू माइनस का L1 di/dt माइनस का L2 di/dt। अगर मैं यहाँ पे से कॉमन लूँ तो माइनस का di/dt दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे L रहेगा और यहाँ पे भी माइनस का di/dt कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा L1 प्लस L2 जिसमें से माइनस di/dt दोनों साइड से कट और L इज इक्वल्स टू आएगा L1 प्लस L2। सेम रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की तरह। तो जब इंडक्टर्स को हम सीरीज़ में लगाते हैं तो टोटल इंडक्टेंस कितना निकल के आता है, दोनों इंडक्टर्स के इंडक्टेंस के सम के इक्वल। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमने जो इसमें ले रखा है वो है इंडक्टर्स इन पैरेलल। दो इंडक्टर्स है L1 एंड L2, इनके सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं और जब हमने इसे पैरेलल में जोड़ रखा है तो इट मीन्स यहाँ पे करंट डिवाइड कर जाएगी I1 एंड I2 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे टोटल करंट की बात बोले तो कितनी निकल के आएगी, टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसे बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंड्यूस ईएमएफ का, E इज इक्वल्स टू माइनस का L di/dt। तो अगर मैं यहाँ पे di/dt का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या निकल के आएगा, di/dt तो अपनी जगह पे रहेगा और माइनस का L इसके नीचे, तो मतलब माइनस का E/L। ऐसी अगर मैं di1/dt निकालूँ तो कितना निकल के आएगा, माइनस का E तो देखिए दोनों में सेम ही प्रोड्यूस होगा और सेल्फ इंडक्टेंस फर्स्ट वाले का क्या होगा, L1, तो इसलिए मैंने L1 लिख दिया, ठीक है। और di2/dt लिखेंगे तो di2/dt कितना आएगा, माइनस का E/L2। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि अगर मुझे यहाँ पे I इज इक्वल टू टोटल करंट हमने निकाल दिया तो यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट करा रही हूँ, मतलब d/dt करा रही हूँ, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं di/dt, इधर की साइड लिखेंगे तो di1/dt प्लस di2/dt। जो भी यहाँ पे di/dt है और जो RHS में जितने भी है यहाँ पे वैल्यूज़, इसके बदले हम जो हमने ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई वो लिख देते हैं। di/dt के बदले आएगा माइनस का E/L, di1/dt के बदले आएगा माइनस का E/L1, सेकेंड के बदले आएगा माइनस का E/L2। दोनों तरफ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है माइनस का E, अंदर बचेगा 1/L, यहाँ पे माइनस का E, यहाँ पे आएगा 1/L1 प्लस 1/L2। माइनस से माइनस कट, E से E कट, तो 1/L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2। जैसे रजिस्टर के केस में आ रहा था सेम यहाँ पे भी इसी केस में आएगा। तो इट मीन्स अगर हमें कहीं पे इंडक्टर्स का सेल्फ इंडक्टेंस कम करवाना हो तो उस केस में हम उनको कैसे कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ज़्यादा करवाना हो तो उस केस में उसको हम कैसे कॉम्बिनेशन में रखेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में।